Hello everyone, welcome to Indeed ISA. Today I am going to start the new initiatives and वो क्या है कि मैंने जितने भी एडिटोरियल्स के आर्टिकल हैं वो थोड़े बड़े और लेंदी होते हैं तो उसको लाइन टू लाइन समझाना इट विल टेक मोर टाइम। तो इसीलिए मैंने क्या किया है कि सारे जो हमारे यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो प्रीलिम्स और मेंस में जो क्वेश्चन आता है और उसके अकॉर्डिंग मैंने सारा जो है बुलेट पॉइंट अलग कर दिया है और हम लोग उसी से सारे आर्टिकल को कवर कर लेंगे उस बुलेट पॉइंट से। और उसको मैंने जितने भी है नोट्स के फॉर्म में लिख लिया है तो मैं आपको उसी से पढ़ाऊंगी ताकि हमारा ये जो जितने भी मेन टर्म है इस आर्टिकल का वो कवर हो जाए। और अगर आपको ये न्यू इनिशिएटिव अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि मैं और आर्टिकल जो हैं वो इसी तरह से कवर करूं या और जो एडिटोरियल आर्टिकल्स हैं उसको भी मैं इसी तरह से कवर करूं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और आपका जो भी आपका सजेशन हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और इसका आपको नोट्स चाहिए तो मैंने इसका नोट्स ये जो टेलीग्राम है मैं वहां अपलोड कर दूंगी। आप वहां से ये टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चनेबल सर्चेस अंडर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और ये जो अभी न्यूज में क्यों है, ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002 का और इसका मोटो क्या है पहले ये देखते हैं। तो इसका मोटो है कि फाइट अगेंस्ट ड्रग मेनेस एंड टेररिज्म। तो ये ड्रग से और टेररिज्म के खिलाफ ये लड़ता है और इसका कारण है कि ये जो कॉज मच कॉन्स्टर्नेशन especially after unusual interpretation by Supreme Court of India in Vijay Madan Lal Chaudhary versus Union of India and Organization 2022। तो ये जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट का ऐसा बोलना है कि ये जो केस आया है उससे ये पता लगा है कि ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है वो कितना बढ़ रहा है। तो इसीलिए ये न्यूज में है और ये हमारे लिए जो केस है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है तो उसको ये हम लोग इस केस को वहां पे कहीं भी जो मेंस का जो हमारा आंसर राइटिंग में और जो प्रीलिम्स में भी अगर क्वेश्चन आ गया तो ये हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा और मेंस में भी हम ये कोट कर सकते हैं। और ये जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ये क्यों इसको बोला गया है क्योंकि इसमें जो है रॉन्गफुल और इलीगल गेन करते हैं प्रॉपर्टी का और जिसका रिजल्ट ये होता है कि क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ता है रिलेटिंग टू ए शेड्यूल ऑफेंस। और ये जो क्रिमिनल एक्टिविटी क्या हो सकता है जैसे कि ब्लैक मनी हो गया और टेररिज्म को बढ़ाना हुआ या टेररिज्म फाइनेंसिंग और ये जो जितने भी क्राइम होते हैं और उन सबको है ना बढ़ावा मिलेगा तो क्रिमिनल एक्टिविटी है वो इंक्रीज होगा और ये रिलेट करता है शेड्यूल ऑफेंस से। और अभी हम लोग देखेंगे कि शेड्यूल ऑफेंस है क्या और ये जो प्रॉपर्टी मस्ट क्वालिफाई और डेफिनेशन ऑफ ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज यू ऑफ द 2002 एक्ट। तो ये जो सेक्शन है 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज यू तो इस सेक्शन में है ना जो शेड्यूल ऑफेंस है उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। और अगर कोई भी जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है ये जो शेड्यूल ऑफेंस को डिफाइन करता है तो इस सेक्शन में आएगा और ये जो है ना ये क्रिमिनल एक्टिविटी को बढ़ावा देता है तो इसीलिए ये न्यूज में है। और ये जो लॉ है वो डिक्लेयर्ड किया गया है कोर्ट के द्वारा और ये किस आर्टिकल में मेंशन है अंडर आर्टिकल 141 में। और इफ द ऑफेंस सो रिपोर्टेड देन शेड्यूल ऑफेंस। अगर इस आर्टिकल ये जो आर्टिकल है 141 में तो उसको डिफाइन किया गया है और जो भी ये जो डिफिनीशन जो फुलफिल करता है जो पीएमएलए जो है तो उसको शेड्यूल ऑफेंस बोलेंगे। और अभी जो है बहुत सारे मीडिया ने और बहुत सारे जो केसेस आए हैं ईडी से रिलेटेड तो इससे ये पता लगा है कि ईडी जो है वो सर्च कर रही है खुद से सीजर कर रही है एंड अरेस्ट कर रही है जो कल्पिट है वो खुद से जो कि उनके जुरिडिक्शन में नहीं आता है तो वो अपने पावर का आउटरीच कर रहे हैं। और
क्रिटिसाइज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और ये अभी किसमें देखा गया है, ये जो अभी जो केस निकल के आया है पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये रिसेंट का केस है। उसमें देखा गया है कि ये जो ईडी के जुरिडिक्शन में नहीं आता था, लेकिन फिर भी ईडी ने खुद से ये केस ले लिया और अरेस्ट भी कर दिया। तो इसके वजह से सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया है और ये बोला है कि ये जो ईडी का जो स्टाइल है, उसका जो फंक्शनिंग करने का, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि ईडी का काम होता है कि वो प्रॉपर्टी के साथ काम करे, डिस्पैशन के साथ काम करे एंड फेयरनेस के साथ काम करे, जो कि उसने नहीं किया है। तो इसीलिए ईडी जो है अपना काम करने में फेल हो गया है, क्योंकि उसने अपना वर्क प्रॉपरली नहीं किया है। और ये जो है नवंबर 2023 में जो जस्टिस अभय एस ओका एंड ये जो पंकज मित्तल है, इन पवना दिबूर वर्सेस और द डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट 2023 जो आईएनएससी का 1029 का जो केस है, उसमें ये जो है ना एक्ट और इसको एड्रेस किया गया है। इसी से पता लगा कि ये जो ईडी है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही है और अपने ये जो पावर है और अथॉरिटी का ये लोग मिसयूज कर रहे हैं और अपने जो ज्यूरिडिक्शन है उससे बियॉन्ड जाके ये लोग काम कर रहे हैं। और उससे ये भी पता लगा है कि ये जो केस है माइंस एंड मिनरल का एंड माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 जो कवर्ड नहीं होता है, और ये जो शेड्यूल है पीएमएलए एक्ट में, और तभी और ये जो है ये किसके ज्यूरिडिक्शन में आता है, स्टेट के ज्यूरिडिक्शन में, और ये सेंटर के ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है। तो अब ये जो है इसी से ये बोला जा रहा है कि ये डैमेज कर रहा है ये जो फेडरलिज्म को। और ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है वो सेंटर और स्टेट के रिलेशन को के दिखाता है कि स्टेट और ये जो सेंटर का जो रिलेशन है वो कितना स्ट्रांग है। तो ये जो है अगर ये जो माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रिलेशन रेगुलेशन एक्ट 1957, तो अगर ये जो है सेंटर के जुरिडिक्शन में नहीं आता है या फिर ये जो पीएमएलए एक्ट है उसके जुरिडिक्शन में नहीं आता है, तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्राइम होगा तो फिर उस क्राइम को शेड्यूल ऑफेंस में नहीं रख सकते हैं। तो फिर क्या होगा कि ये जो सेंटर और स्टेट में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट होगा। और उसका रीजन ये है क्योंकि ये जो पीएमएलए है और क्योंकि बहुत सारा जो है ना माइनिंग ऑफ सैंड और ये जो माइनर मिनरल है जो कंट्रोल करता है स्टेट और ना कि यूनियन। तो इससे जितने भी माइनिंग से रिलेटेड जो केस आ रहे हैं या फिर जो मिनरल से रिलेटेड केस आ रहे हैं वो स्टेट ही डील कर रहा है, जो सेंटर तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। और इसके रिगार्डिंग एक ये भी केस आया है जिससे हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वीक पड़ सकता है। जैसे अभी रिसेंटली जो झारखंड के जो सीएम है, तो झारखंड के जो सीएम है उनके भी अगेंस्ट केस दर्ज हुआ है कि वो माइनिंग में इलीगल माइनिंग कर रहे हैं। और जब ये जो केस है वो वहीं के सीएम है और ये जो स्टेट के ही जुरिडिक्शन में आता है, तो फिर वो अपने मनमानी कर सकते हैं और सेंटर उसमें कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये स्टेट के जुरिडिक्शन में आता है ना कि यूनियन के जुरिडिक्शन में। तो इससे भी कॉन्फ्लिक्ट होगा। और एक न्यू टर्म आया है स्पेशल लीव पिटिशन। तो चलिए देखते हैं ये स्पेशल लीव पिटिशन क्या है। ये जो स्पेशल लीव पिटिशन है वो फाइल किया जाता है एलिज्ड ऑफेंडर्स के द्वारा। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो हाई कोर्ट है उसके जो सजा सुनाने से पहले ही जितने भी ऑफेंडर्स हैं वो लोग स्पेशल लीव पिटीशन फाइल कर देते हैं और अपना बेल पाने के लिए। और हाई सुप्रीम कोर्ट ने ये मना किया है कि जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक कोई भी जो कल्पिट है वो स्पेशल लीव पिटीशन नहीं लेगा और उसको नहीं मिलेगा। और ये भी बोला गया है कि ये जो ईडी है एंड सीबीआई है उसके जो जुरिडिक्शन में नहीं आता है ये स्पेशल लीव का पिटीशन जो मैटर है उसका। और सुप्रीम कोर्ट का जो रूल है 2013 का एंड हैंडबुक ऑन प्रैक्टिस एंड प्रोसीड्योर एंड ऑफिस प्रोसीड्योर, ये किसके रिगार्डिंग में है, ये जो वायलेशन ऑफ प्रोसीड्योर होता है
तो उसके रिगार्डिंग ये जितना भी है ना, ये पीएमएलए का जितना भी वायलेशन होता है या उसके प्रोसीड्योर के रिगार्डिंग जितना ये जो वायलेशन होता है, तो वो सारा इसी रूल बुक के तहत जो है उनको सजा सुनाई जाती है या फिर उनकी सुनवाई होती है। अब देखते हैं ये जो टारगेट, ये जो सेलेक्टिव टारगेट है, तो ये बोला जा रहा है कि ये जो सीबीआई है और ईडी है, उनको एब्सोल्यूट फ्रीडम मिला हुआ है कि वो लोग अपना काम अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन वो लोग वही काम कर सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है करने के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला है, और व्हाट इज नॉट ऑथराइज्ड अंडर द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंदर आता है ना, तो सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला सुनाएगी और उसमें जो सीबीआई और ईडी का कोई हाथ नहीं होगा। और ये यही सारी चीजें हैं जिसके कारण जो है, अगर सीबीआई, ईडी और स्टेट गवर्नमेंट अगर अच्छे से काम करे, तो हमारा जो फेडरलिज्म है वो अच्छे से मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर ये लोग अगर कॉन्फ्लिक्ट करती हैं, तो उसकी वजह से सेंटर और स्टेट में भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, जिसके कारण ये जो हमारा फेडरलिज्म है वो वीक पड़ जाएगा। और ये जो फेडरलिज्म है, जो किसका पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। तो यही सारी चीजें हैं, और इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा पीएमएलए का केस है। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो स्टेट्स में कितने पीएमएलए केसेस हैं। तो जैसे महाराष्ट्र में हो गया ये जो 6743 केसेस हो गए, हरियाणा में हो गया 324, उत्तर प्रदेश में हो गया 23,000 एंड 23,787, गुजरात में हो गया 8,713, मध्य प्रदेश में 9361। तो इतनी सारे केसेस वहां पे बढ़ रही हैं। और ये भी बोला गया कि, और ये भी है एक पॉइंट कि माइंस एंड मिनरल्स जो है वो शेड्यूल ऑफेंसेस के पार्ट नहीं है, और इसीलिए इनको जो है क्राइम करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि स्टेट इसको हैंडल करती है, सेंटर इसको हैंडल नहीं करता। तो यही सारी चीजें हैं इस आर्टिकल में, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो सब हमने कैप्चर कर लिया है। तो थैंक यू वेरी मच। और आपको जो इसका पीडीएफ चाहिए, तो मैंने ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दूंगी, तो आप वहां से ले सकते हैं। तो आप लोग इसी तरह से लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।